अच्छा बच्चों, अभी आप लोगों को मैंने जो बताया अब इस पे गौर करना है। आपका प्रोथ्रोम्बिन टाइम किस पे डिपेंड कर रहा था, मैंने क्या बताया था? प्रोथ्रोम्बिन टाइम किस पे डिपेंड करता है? कौन से पाथवे पे? एक्सट्रिंसिक पे। अब सारे इन्वॉल्व हों, अब सबको समझ आ रहा होगा। एपीटीटी किस पे डिपेंड कर रहा था? इंट्रिंसिक पे। ब्लीडिंग टाइम किस पे डिपेंड कर रहा था? प्लेटलेट्स पे। अब हम करवाते हैं पेशेंट को हीमोफीलिया। हीमोफीलिया करवा दिया पेशेंट को। हीमोफीलिया में क्या खराबी हो रही थी बताओ आप? हीमोफीलिया में कौन से फैक्टर की खराबी हो रही थी? हीमोफीलिया में फैक्टर 8 बिल्कुल खराब हो रहा था। अब हम इस पेशेंट का देखते हैं। पीटी, एपीटीटी, ब्लीडिंग टाइम, नंबर ऑफ प्लेटलेट। अब मुझे बताएं, हीमोफीलिया हुआ है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम पे क्या इफेक्ट आएगा हीमोफीलिया में? हीमोफीलिया में प्रोथ्रोम्बिन टाइम पे क्या इफेक्ट आएगा? नो इफेक्ट। सो प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल। क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है? फैक्टर 8 किस में होता है? फैक्टर 8 होता है इंट्रिंसिक पाथवे में। तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम का इंट्रिंसिक पाथवे से कोई ताल्लुक नहीं है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम कब इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है? एक तो प्रोथ्रोम्बिन टाइम इफेक्ट होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे में। एक्सट्रिंसिक पाथवे के अलावा किस में इफेक्ट हो सकता है? यहाँ पे ऊपर दोनों में डाले, एक्सट्रिंसिक पाथवे और कॉमन पाथवे। इसके आगे भी और कॉमन पाथवे। मतलब अगर कॉमन पाथवे खराब हुआ ना, कौन कौन से फैक्टर कॉमन पाथवे में होते हैं? बताएं, कॉमन पाथवे के फैक्टर्स बताएं आप लोग। 10 होता है, सही हो गया। 5 होता है, ओके। 1 to 5 10 आप लोगों ने पढ़ लिया। चलिए, 10 होता है। अब 1 to 5 10। अब मुझे बताएं, अगर फैक्टर 10 नहीं है पेशेंट के अंदर, तो उसके पीटी और एपीटीटी को क्या होना चाहिए? अगर फैक्टर 10 नहीं है तो पीटी भी इंक्रीज होगा, एपीटीटी भी इंक्रीज होगा, क्योंकि वो दो कॉमन पाथवे है। बोथ इंक्रीज। ब्लीडिंग टाइम को क्या होगा? फैक्टर 10 नहीं है, ब्लीडिंग टाइम को क्या होगा? वेरी गुड हारिस, हारिस ने सही बताया। वीवो ने भी सही बताया, पाकिस्तान ने भी सही बताया। अपने अपने नाम लिख लो यार। नॉर्मल रहेगा। वेरी गुड। देखो, एवरीथिंग मेक सेंस। अब हीमोफीलिया है, फैक्टर 8 खराब है। फैक्टर 8 किस में? इंट्रिंसिक पाथवे में है। एपीटीटी बताओ क्या होगा हीमोफीलिया में? इट विल इंक्रीज। ब्लीडिंग टाइम बताओ हीमोफीलिया में क्या होगा? ब्लीडिंग टाइम हीमोफीलिया में क्या होगा? वेरी गुड, इट इज नॉर्मल। नंबर ऑफ प्लेटलेट हीमोफीलिया में क्या होंगे? ये भी नॉर्मल होंगे। आप देख सकते हो सिनेरियो। वरना आज से पहले कितने लोग समझते थे कि हीमोफीलिया में ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है? बताएं मुझे, सच सच बताना है, कोई मसले की बात नहीं। कितने लोगों को लगता था हीमोफीलिया में ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होता है? अब आप सबको समझ आया कि ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज नहीं होता उसमें। उसमें ओवर क्लोटिंग, देखिए जो ब्लीडिंग होती है ना, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। प्लेटिलेट्स पे भी डिपेंड करता है, क्लोट पे भी डिपेंड करता है। जो प्लेटिलेट्स है वो इनिशियल स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो बड़ा हल्का सा स्ट्रक्चर होता है जैसे मिट्टी की दीवार है। और जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं वो आके उसके प्लस्तर कर देते हैं। अब चलो, ये हमने डिजीज देख ली। अब हम इसके अलावा और कौन सी डिजीज देख सकते हैं जिसमें ये इंपॉर्टेंट है? चलो, एक होती है, ये कहीं पे भी नहीं वैसे होती। मतलब आप लोगों ने सुनी होगी, ये फोर्थ ईयर में अक्सर समटाइम्स आ जाते रहते हैं, या अगर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज बनाए तो ये फर्स्ट ईयर में भी आ सकती है। अब हम करते हैं, पेशेंट है, उसको फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी है, ओ सॉरी फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी है। फैक्टर 7 डेफिशिएंसी। चले, अब बताएं, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को क्या होगा फैक्टर 7 की डेफिशिएंसी में, पीटी को? वेरी गुड, प्रोथ्रोम्बिन टाइम विल इंक्रीज इन द फैक्टर 7 डेफिशिएंसी। क्यों? बिकॉज फैक्टर 7 होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे में, तो ये इंक्रीज कर देगा पीटी। देयर इज नो डिफिकल्टी इन इट। एपीटीटी को क्या होगा?
एपीटीटी को क्या होगा? एपीटीटी नॉर्मल होगा। ब्लीडिंग टाइम को क्या होगा? ये भी नॉर्मल होगा। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स को क्या होगा? ये भी नॉर्मल होगा। सिर्फ वॉन विल्ब्रेंड डिजीज ऐसी है जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है। वॉन विल्ब्रेंड डिजीज में फैक्टर 8 की एक पार्ट की खराबी होती है जिसकी वजह से प्लेटिलेट डिसफंक्शनिंग होती है, यानी उसमें प्लेटिलेट में भी मसला आ रहा है, फैक्टर में भी आ सकता है। तो वॉन विल्ब्रेंड डिजीज का दोबारा से बताएं, आपको रिवाइज कराएं। वॉन विल्ब्रेंड डिजीज में क्या होगा? पीटी को, प्रोथ्रोम्बिक टाइम को वॉन विल्ब्रेंड डिजीज में क्या होगा? वॉन विल्ब्रेंड डिजीज है, पीटी को, प्रोथ्रोम्बिन टाइम को। आयशा ने सही बताया। वॉन विल्ब्रेंड डिजीज, वॉन विल्ब्रेंड डिजीज में प्रोथ्रोम्बिन टाइम नॉर्मल होगा बिकॉज फैक्टर 8 में थोड़ा मसला आ रहा है। ओके। एपीटीटी को क्या होगा? एपीटीटी को क्या होगा वॉन विल्ब्रेंड डिजीज में? इट विल इंक्रीज क्योंकि फैक्टर 8 खराब है। फिर मतलब ना वॉन विल्ब्रेंड डिजीज में दो कंडीशन आ जाते हैं, नॉर्मल भी हो सकता है। सही हो गया, ये मैंने आपको बताया ना, इंक्रीज और नॉर्मल। नॉर्मल कब होगा? देखिए अगर फैक्टर 8 का वो वाला पार्ट खराब है ना जो कि प्लेटिलेट्स को कंट्रोल कर रहा था सिर्फ, तो फिर एपीटीटी नॉर्मल होगा। लेकिन अगर क्लोटिंग फैक्टर 8 का वो वाला पार्ट खराब है जो क्लोटिंग को कंट्रोल कर रहा था, तो एपीटीटी भी इंक्रीज होगा। हाँ मतलब क्लोटिंग टाइम इंक्रीज भी हो सकता है रीबा, और नॉर्मल भी हो सकता है। इट डिपेंड्स कि फैक्टर 8 का कितना पार्ट डैमेज है। वो वाला पार्ट अगर सही है ना फैक्टर 8 के, आपने देखे हैं दो सब यूनिट्स आप लोग पढ़ते हो, एक लार्जर एक स्मॉलर, ऐसे ही है ना। अगर वो वाला सब यूनिट खराब है ना वॉन विल्ब्रेंड डिजीज में, सिर्फ वो सब यूनिट खराब है जो प्लेटलेट्स को कंट्रोल करता है, उसका क्लोटिंग में कोई ऐसा सच इफेक्ट नहीं है, तो एपीटीटी नॉर्मल होगा। ओके, तो मेक सेंस। ब्लीडिंग टाइम बताएं, ब्लीडिंग टाइम वॉन विल्ब्रेंड डिजीज में क्या होगा? वेरी गुड, ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज होगा क्योंकि प्लेटलेट्स की डिसफंक्शनिंग हो रही है। प्लेटलेट्स का फंक्शन नॉर्मल नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ प्लेटलेट्स क्या होंगे? नंबर ऑफ प्लेटलेट्स को क्या होगा? वेरी गुड, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स नॉर्मल रहेंगे। अब एक और डिजीज पढ़ लेते हैं आखिरी, पीटी एपीटीटी, ब्लीडिंग टाइम, और एक चीज क्या रह गई है, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स। ओके। जो क्लोटिंग टाइम है ना, पीटी एपीटीटी में से कोई भी इंक्रीज होगा क्लोटिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। क्लोटिंग टाइम पीटी भी डिसाइड कर रहा है, एपीटीटी भी डिसाइड कर रहा है। ओके। कोई भी फैक्टर खराब होगा, 12-13 जो फैक्टर्स है सारे, उनमें से कोई भी फैक्टर खराब होगा क्लोटिंग टाइम इंक्रीज। मेक सेंस। पीटी एपीटीटी और स्पेसिफाई कर रहे हैं कि एक्सट्रिंसिक पाथवे खराब है कि इंट्रिंसिक पाथवे खराब है, या कॉमन पाथवे खराब है। समझ आई? अगर ये पीटी एपीटीटी दोनों खराब है, दोनों ज्यादा है, तो आप क्या सोचोगे कौन सा पाथवे खराब है? पीटी भी ज्यादा है, पीटीटी भी ज्यादा है। वेरी गुड, हारिस ने सही बताया, अलीजा ने भी सही बताया। पीटी और एपीटीटी लेट्स सपोज दोनों ज्यादा है, यू विल थिंक कि कॉमन पाथवे खराब है। पहले तो आपके जहन में यही सोच आएगी कि कॉमन पाथवे खराब है क्योंकि पीटी एपीटीटी दोनों अगर ज्यादा है, यानी ऐसी जगह पे खराबी है जो इंट्रिंसिक पाथवे को भी खराब कर दिया, एक्सट्रिंसिक को भी खराब कर दिया, वो कॉमन पाथवे है। सही हो गया। अब हम देखते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्परा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्परा, ये क्या डिजीज होती है? इसके अंदर प्लेटलेट्स के खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। ओके, इसमें प्लेटलेट्स के खिलाफ बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है, यानी अपने फौजी अपने लोग को ही मार रहे हैं। मेक सेंस। इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्परा में क्या हो रहा है? तो इस वजह से प्लेटलेट्स कम होते हैं। अब मुझे बताएं, जो प्लेटलेट्स हैं, सॉरी प्रोथ्रोम्बिन टाइम है, इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्परा में प्रोथ्रोम्बिन टाइम को क्या होगा? इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिक पर्परा में इट इज नॉर्मल। एपीटीटी को क्या होगा? इट इज नॉर्मल। ब्लीडिंग टाइम को क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, इंक्रीज। नंबर ऑफ प्लेटलेट्स को क्या होगा?
वेरी गुड, नंबर ऑफ प्लेटलेट्स विल डिक्रीज। आप मुझे बताएं, आपको दुनिया जहान की कोई भी डिजीज आ जाए, नाउ यू पीपल कैन गेट के ब्लीडिंग टाइम ज्यादा है तो कौन सी डिजीज को सोचेंगे, एपीटीटी ज्यादा है तो कौन सी डिजीज को सोचेंगे, पीटी ज्यादा है। आई होप यू मस्ट हैव गॉट नाउ। अब आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए। ये वो कंसेप्ट है जो कि ना पूरे पूरे ही होते हैं अक्सर। तो ये बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट है, मजे के कॉन्सेप्ट हैं। चलो अब हम आगे देख लेते हैं। अब हम क्या देखें। चलो, और कोई चीज आप लोगों को। पिटीकिया क्या होता है देखें, ये ब्लड वेसल है, ये कैपिलरी है। सही हो गया। बॉडी के अंदर ना छोटे छोटे डैमेज आ रहे होते हैं। ओके, छोटे छोटे डैमेज आएंगे। अब प्लेटलेट्स कम हो गए, कैपिलरी के जो डैमेज हो रही है ना, वो सही नहीं हो रही उधर। अगर कैपिलरी कहीं थोड़ी बहुत डैमेज हो जाती है तो वो आके प्लग बन जाएगा। कैपिलरी जहां से डैमेज हो रही है उधर से फ्लूइड बाहर आएगा, उधर से ब्लड बाहर आएगा। और उधर से अगर ब्लड बाहर आता है तो वो पेटिकिया ही बना देगा। इट मेक सेंस। क्लोटिंग टाइम कॉमन पाथवे पे डिपेंड करता है। क्लोटिंग टाइम के आगे दो पार्ट्स है ना, पीटी और एपीटीटी। क्लोटिंग टाइम, किसी डिजीज में प्रोथ्रोम्बिन टाइम ज्यादा है तब भी क्लोटिंग टाइम ज्यादा होना है, किसी में एपीटीटी ज्यादा है तब भी क्लोटिंग टाइम ज्यादा होना है। सही हो गया। चलो अब फार्माकोलॉजी का थोड़ा सा पढ़ लें। हाँ जी, जब प्लेटलेट्स कम होते हैं ना बच्चे, जब प्लेटलेट्स कम होते हैं उसमें क्या होता है, आपकी ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है अंडर द स्किन। अंडर स्किन खुद ब्लीडिंग हो जाती है। क्योंकि ये देखें, ये प्लेटलेट्स क्या है, कहीं छोटा मोटा डैमेज हो रहा है ना तो प्लेटलेट आके प्लस्तर कर जाता है। लेकिन अगर प्लेटलेट नहीं है ना, जो छोटे मोटे डैमेज है वो अंडर द स्किन ब्लीडिंग थोड़ी थोड़ी होने लग जाती है, तो वो पटीकिया ही बना देती है। ओके, वो बड़े हो जाए तो परपरा हो जाते हैं, छोटे हो तो रैश जैसे पटीकिया ही होते हैं, बड़े हो जाए तो उनको परपरा कह देते हो। चलो अब और कोई क्वेश्चन रहता हो या फार्मा की तरफ आ जाए। चलो फार्मा की तरफ थोड़ा सा आते हैं। फिर ना इधर हम एक पर्सन बनाते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है, और फार्माकोडायनामिक क्या होती है, और अब्जॉर्प्शन क्या होती है, एलिमिनेशन क्या होती है, उसमें क्या क्या आपको आना चाहिए। हम बड़ा बेसिक करके देखेंगे, कोई चीज़ आपको मुश्किल से आगे ना लगे। सही हो गया। अच्छा जी, सबसे पहले तो आपने याद रखना है, एक को आप पढ़ते हो वर्ड फार्माकोकाइनेटिक। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, फार्माकोकाइनेटिक है, जिसमें एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सक्रीशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आ जाती है। फार्माकोकाइनेटिक होता है कि व्हाट योर बॉडी डज टू द ड्रग। आपका जिस्म जो ड्रग के साथ रवैया करता है वो फार्माकोकाइनेटिक है। सबसे पहले ड्रग आती है, आप ओरली लेट्स सपोज लेते हो, वो जाती है एसोफेगस में, एसोफेगस के बाद जाती है स्टमक में, स्टमक के एसिड उसको तंग करते हैं, फिर वो जाती है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन उसको तंग करता है। ये आपकी जिस्म ड्रग के साथ कर रहा है अभी अभी तक। जो आपका जिस्म ड्रग के साथ करेगा वो फार्माकोकाइनेटिक है। फिर वो जाती है इंटेस्टाइन से अब्जॉर्ब होके ब्लड में, ब्लड में चल जाती है तो वो आगे डिस्ट्रीब्यूट होने लग जाती है ब्लड में। ब्लड से गई डिफरेंट ऑर्गन के पास, कुछ चली गई लिवर के पास, कुछ चली गई किडनी के पास, कुछ चली गई ब्रेन के पास, लेट्स सपोज। फिर जो बॉडी के मेटाबॉलिज्म वाली जगह होती हैं जैसे लिवर है, सही हो गया, ये उसका मेटाबॉलिज्म करता है, ये उसको तोड़ फोड़ देता है।
तोड़ देगा उसको जो उसके पास है। लेट्स सपोज, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मेटाबॉलिज्म हो गया। फिर बॉडी से वो एक्सक्रीट हो सकती है डिफरेंट वेज में, बाइल के थ्रू हो सकती है, किडनीज के थ्रू वो लेट्स सपोज एक्सक्रीट हो गई। यानी इस फार्माकोकाइनेटिक में आप वो हर चीज पढ़ते हो जो कि आपका बॉडी ड्रग के साथ कर रही है। मेटाबॉलिज्म, दिस मेक सेंस? व्हाट द ड्रग डज टू योर बॉडी, सॉरी, व्हाट योर बॉडी डज टू द ड्रग इज फार्माकोकाइनेटिक। जो जो चीजें बॉडी ने ड्रग के साथ करनी है वो फार्माकोकाइनेटिक है। फार्माकोडायनेमिक क्या होती है? वो ड्रग डज टू द बॉडी, जो ड्रग आपकी बॉडी के साथ करती है वो फार्माकोडायनेमिक होती है। फार्माकोडायनेमिक ये है कि ड्रग जो बॉडी के अंदर आई है, ड्रग आके कहाँ पे लगेगी? ड्रग ने जाके किधर लगना है? जो ड्रग बॉडी के अंदर आई है, खाई है आपने, वो किसी रिसेप्टर पे जाके लगेगी। रिसेप्टर क्या करेगा? फंक्शन करेगा, और वो फंक्शन आपको नजर आएगा। तो व्हाट ड्रग डज टू योर बॉडी, आपकी बॉडी के साथ जो ड्रग ड्रग करती है वो फार्माकोडायनेमिक है। सबसे पहले आप मुझे बताएं, फार्माकोडायनेमिक और काइनेटिक में डिफरेंस समझ आ गया? कि जो आपका जिस्म ड्रग के साथ कर रहा है, उसके साथ सलूक कर रहा है, वो उसकी काइनेटिक्स है, फार्माकोकाइनेटिक्स। और फिर ड्रग जो जाके जिस्म के साथ कर रही है वो फार्माकोडायनेमिक्स है। सिंपल। कोई इसमें मुश्किल बात? तो दिस इज वेरी सिंपल। इफ इट्स नॉट, देन आई विल मेक इट सिंपल। चलें, अब हम देखते हैं जो फार्माकोडायनेमिक काइनेटिक है। इसमें बड़ा इजी कॉन्सेप्ट, आप लोगों को पता लग जाएगा कि ड्रग किस तरह से चीजें होती हैं। कुछ कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री के रिवाइज करो। बताओ मुझे ये सारे, ये ड्रग है आयोनाइज्ड, ये ड्रग है अनआयोनाइज्ड। दरवाजे से गुजरना है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, सेल मेम्ब्रेन के, कौन आसानी से गुजरेगा? वेरी गुड। आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है जो अनआयोनाइज्ड चीज होती है, न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल गुजर जाता है। जो न्यूट्रल नहीं होता वो फंस जाता है, जैसे इमरान खान। सही हो गया। जो अन जो न्यूट्रल नहीं होता ना, वो गुजर जाता है, हर जगह से गुजर जाता है। जो न्यूट्रल होता जो न्यूट्रल होता है वो बच जाता है, जो न्यूट्रल नहीं होता वो नहीं बचता। इट मेक सेंस? अब आ गई ड्रग। ओके, ये पेशेंट है, उसने ड्रग खाई ओरली, गई स्टमक में, स्टमक से गई इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से गई ब्लड में। यूजुअली यही होता है ना। अब इंटेस्टाइन ने ड्रग को अब्सॉर्ब करना है। अब वो सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। मुझे बताएं, ज्यादा ड्रग स्टमक में अब्सॉर्ब हो, मुझे बताएं सरफेस एरिया स्टमक का ज्यादा होता है कि इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है? सबसे पहले, स्टमक का सरफेस एरिया ज्यादा होता है कि इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है? इट इज वेरी ऑब्वियस कि इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया बहुत ज्यादा होता है। तो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा वहां से ज्यादा ड्रग अब्सॉर्ब होगी, जिसका सरफेस एरिया कम होगा वहां से ज्यादा ड्रग अब्सॉर्ब होगी। कॉमन सेंस अगर आप लोग लगाओ, जिधर का सरफेस एरिया ज्यादा है वहां से ज्यादा ड्रग अब्सॉर्ब, इसलिए इंटेस्टाइन से ज्यादा ड्रग अब्सॉर्ब होती है, बिकॉज सरफेस एरिया मैटर्स। अब एक ड्रग है वो लिपोफिलिक है, यानी लिपिड से उसको मोहब्बत होती है। एक है वो हाइड्रोफिलिक है, उसको पानी से मोहब्बत है। लिपिड से मोहब्बत वाली ड्रग बॉडी के अंदर अब्सॉर्ब होगी कि हाइड्रोफिलिक अब्सॉर्ब होगी? वेरी गुड, लिपोफिलिक अब्सॉर्ब होगी, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है तो लिपोफिलिक जाएगा। ये भी आप लोगों ने बचपन में पढ़ा हुआ बायोलॉजी में। इट मेक सेंस? तो इस तरह से करके डिफरेंट फैक्टर्स डिपेंड कर रहे होते हैं। अब आगे हम बाकी फैक्टर्स देखते हैं। लेट मी ओपन। अब हम कहाँ पे पहुंचे हैं?
हम अभी बात कर रहे थे एब्जॉर्प्शन की। अच्छा, रूट ऑफ द ड्रग, बड़ा इंपॉर्टेंट। ड्रग ने अब्जॉर्ब किधर होना है? रूट ऑफ द ड्रग। आप मुझे बताएं, आप एक ड्रग ओरली लेते हो और एक ड्रग आईवी लेते हो, ज्यादा कौन सी ब्लड में पहुंचेगी? एक ड्रग आपने ओरली ली और एक आपने आईवी ली, ब्लड के अंदर कौन सी ज्यादा पहुंची? आईवी। तो दिस इज वेरी सिंपल। आईवी ड्रग कौन सी होती है? आईवी ड्रग कितनी बायोअवेलेबिलिटी होती है? इंट्रावीनस कितनी बायोअवेलेबिलिटी होती है आईवी ड्रग की? 100%। सारी की सारी ब्लड में डायरेक्ट तो डाल दिया आपने, बायोअवेलेबिलिटी 100% होगी। उसके अलावा क्या तरीके होते हैं? इंसुलिन आप लोगों ने देखा होगा। इंसुलिन कैसे लगाते हैं? सबक्यूटेनियसली लगाते हैं ना इंसुलिन। उसकी अब्जॉर्प्शन भी किसी ने वो सुना हुआ एनजीसिड का नाम? जब दिल में दर्द होती है कहते हैं जुबान दे थल्ले रख लो, एनजीसिड, जुबान के नीचे रखने वाली गोली। सुना होगा जिनका खास तौर पे घर में कोई हार्ट का पेशेंट होगा, धड़कन तेज हो जाए जुबान के नीचे रख लो, एनजीसिड होती है। नो नो, वो एस्प्रीन नहीं होती, वो नाइट्रोग्लिसरीन होती है। ओके, वो आप लोग आगे पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर में। वैसे आप लोग के कार्डियो मॉड्यूल में भी वो थोड़ा बहुत इंक्रीज है। अच्छा, वो जुबान के नीचे जो ड्रग रखते हो वो जुबान के नीचे क्यों रखते हो, ये मुझे बताओ। वो जुबान के ऊपर क्यों नहीं रख लेते? वेरी गुड रीबा, रीबा ने सही बताया। जुबान के नीचे ब्लड सप्लाई ज्यादा है और वो उस ब्लड सप्लाई के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, जुबान के नीचे ब्लड सप्लाई ज्यादा है और वो ड्रग उस ब्लड सप्लाई के थ्रू अब्जॉर्ब हो जाती है और ज्यादा अब्जॉर्ब हो जाती है। इस वजह से वहां पे ड्रग रखी जाती है ताकि उसकी बायो अवेलेबिलिटी मैक्सिमम और क्विक की जा सके। अगर आप कोई ड्रग ओरली खाते हो तो उसको अब्जॉर्ब होने में टाइम लगेगा, उसको पहुंचने में टाइम लगेगा। वो पहले मुंह में जाएगी, फिर एसोफेगस में जाएगी, फिर स्टमक में जाएगी, फिर इंटेस्टाइन में जाएगी, उधर से अब्जॉर्ब होगी, फिर ब्लड में जाएगी, फिर उधर से लिवर में जाएगी, फिर हार्ट के पास जाएगी। तो इतनी देर में बंदा बचेगा। और जो आपने सब लिंगुअली दी, जुबान के नीचे रखी, जुबान के नीचे वाली ब्लड सप्लाई से वो डायरेक्टली ऑब्जॉर्ब हुई, ऑब्जॉर्ब होकर स्पीडियो वेना के वक्त में पहुंचेगी थोड़ी देर बाद, थोड़ी ब्रांचेस के बाद, और हार्ट में पहुंच जाएगी। तो अब समझ आया कि वो क्यों देते हो वहां पे? नॉट मेक सेंस? चले, बायोअवेलेबिलिटी आपको बता दी मैंने। फैक्टर अफेक्टिंग द ड्रग अब्जॉर्प्शन, एक तो फार्माको केमिकल प्रॉपर्टीज करती है। फार्माकोकेमिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है आप लोगों को अभी मैंने बताया। जैसे लिपोफिलिसिटी होती है, कि जो लिपोफिलिक ड्रग होती है इट कैन गेट एब्जॉर्ब, राइट। मोलिकुलर साइज ज्यादा होता है तो वो मुश्किल से एब्जॉर्ब हो, जिसका कम होता है वो इजीली एब्जॉर्ब होगी। अनआयोनाइज्ड इजीली एब्जॉर्ब होगी, आयोनाइज मुश्किल से एब्जॉर्ब होगी। ओके, फिर आ जाता है फॉर्मुलेशन। कैप्सूल की फॉर्मुलेशन है कि नहीं है, टैबलेट किस तरह की फॉर्मुलेशन है। कुछ कोटेड टैबलेट्स होती है वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है, सुना हुआ है एंटायरी कोटेड टैबलेट्स। जो कैप्सूल्स होते हैं आपने देखा, बार बड़ी शाइनी सरफेस होती है, कोटिंग होती है वो, ताकि बीच में टूटे ना। ओके, और वो स्लो रिलीज होती हैं। आप लोगों ने कुछ मेडिसिन में पढ़ा होगा एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट्स, वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज होगी, आहिस्ता आहिस्ता अब्जॉर्ब होगी। ब्लड फ्लो, मुझे बताएं जहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा है वहां पे ड्रग की अब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी कि कम होगी? जहां ब्लड फ्लो ज्यादा है वहां पे ड्रग की अब्जॉर्प्शन को क्या होगा? ज्यादा होगी। ब्लड ज्यादा आ रहा है, अब्जॉर्ब ज्यादा करेगा। जितना ब्लड आएगा साथ ड्रग को भी ले जाएगा। ड्रग आया, ड्रग को ले गया। फिर ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन, ये बड़ा आसान तरीका है। दो बंदे वो लड़ रहे हैं, दो ड्रग्स हैं, वो आपस में कंपटीशन लगाएगी कि नहीं लगाएगी? दो ड्रग्स आपने ले ली है, अब वो आपस में compete करेंगी एक दूसरे के साथ, कि मैंने जाना है, दूसरी ड्रग कहेगी नहीं मैंने जाना है। तो कंपटीशन ऐसे बढ़ जाता है। तो ड्रग टू ड्रग इंटरेक्शन हो सकते हैं, ड्रग आपस में ही लड़ पड़े। जैसे कैल्शियम और आयरन होती है, इकट्ठे दे दोगे, वो आपस में इकट्ठे होके दोनों ही नहीं जाएंगे अंदर, वो वैसे ही बॉडी से बाहर निकल जाएंगे लड़ते लड़ते। फिर आ गया फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ड्रग ने जाना होता है अब्जॉर्ब होके पहले लिवर, लिवर में क्या होना है? लिवर ने उसकी
स्क्रूटनी करनी है। लिवर को जो चीज नहीं पसंद उसने उसको खत्म कर देना है। सही हो गया, चेक पोस्ट है। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो गया, उसको ब्रेक डाउन कर देगी। फूड एंड ड्रग इंटरेक्शन, ये आपको पता है खाने के पे भी डिपेंड कर रही होती है। अब कुछ ड्रग्स है जो दूध के साथ नहीं ले सकते, जो मैं कल बता रहा था। एब्जॉर्प्शन सबको क्लियर होगी। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में तो अब किसी को मसला नहीं रहा। चलो ये थे एब्जॉर्प्शन के फैक्टर्स। ये सोच के एमसीक्यूज के आंसर लगाने हैं आप लोगों ने। बस ये इन्होंने एमसीक्यूज इसी तरह के पूछने हैं आपसे, आपने इन चीजों को सोचना है, आपका एमसीक्यूज का आंसर लग जाएगा। चले अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ड्रग। ओके, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमने ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूटर को सोचें। जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनके बारे में सोचें। ड्रग आ गई बॉडी के अंदर, अब बॉडी के पास है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसने जाना है। अब वो कहाँ कहाँ जाएगी। अब ना बॉडी के अंदर कुछ बैरियर्स है, जैसे ब्लड ब्रेन बैरियर, नाम सुना हुआ ब्लड ब्रेन बैरियर। ये एफएससी में मेरे ख्याल से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, ब्लड ब्रेन बैरियर होता है। ओके, जो बैरियर्स होते हैं वो चेक पोस्ट होती हैं। जो आयोनाइज्ड ड्रग हैं, जो आयोनाइज्ड ड्रग हैं, मुझे बताएं वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर पाएंगी। एक बैरियर आ गया है। तो कुछ इस तरह की ड्रग्स होती हैं, कुछ ड्रग्स होती हैं जिनको आप जब स्टडी करते हो ना, वो ब्लड ब्रेन बैरियर को नहीं क्रॉस कर रही होती। फिर उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है, आयोनाइज्ड है, नॉन आयोनाइज्ड है, उसमें वो ड्रग नहीं क्रॉस कर रही होती। तो ब्लड ब्रेन बैरियर यानी जो ये बैरियर्स होते हैं उस पर डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती हैं, डिफरेंट कैपिलरीज पे डिपेंड करती हैं। ब्लड, अब मुझे बताएं जिस ऑर्गन की ब्लड सप्लाई ज्यादा है उधर ड्रग ज्यादा जाएगी कि कम जाएगी। ब्लड सप्लाई ज्यादा है किसी ऑर्गन की, जैसे लिवर की ज्यादा है, किडनी की ज्यादा है, ड्रग क्या आ जाएगी, ज्यादा जाएगी। ब्लड सप्लाई ज्यादा है, वो ड्रग को भी ज्यादा को लेके जाएगा, कहेगा साथ आओ, ड्रग उधर ज्यादा जाएगी। इट मेक सेंस और नॉट। ओके, सो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन चीजों पर डिपेंड कर रही है। फिर ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल के अंदर प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन ज्यादा होती है ब्लड वेसल के अंदर। ब्लड वेसल के अंदर सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी होती है। वेरी गुड, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन आप लोग पढ़ते हो, एल्ब्यूमिन। ये ब्लड वेसल्स के अंदर होती है। एल्ब्यूमिन क्या करती है, दोस्ती कर लेती है ड्रग के साथ। ड्रग आती है, एल्ब्यूमिन कहती है मेरे साथ आओ, वो उसको जोड़ लेती है। ड्रग आई, एल्ब्यूमिन ने अपने साथ जोड़ लिया। ड्रग आई, एल्ब्यूमिन ने अपने साथ जोड़ लिया। एल्ब्यूमिन ब्लड वेसल से खुद बाहर नहीं निकलती। अब मुझे बताएं जो ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ गई उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के टिश्यूज में कम हो जाएगी कि ज्यादा हो जाएगी। ड्रग एल्ब्यूमिन के साथ जुड़ गई, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होगी कि ज्यादा होगी। वेरी गुड एवरीवन। उसकी, बाकी भी बताओ, सोचो। देखो ड्रग जुड़ गई एल्ब्यूमिन के साथ तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होनी थी, डिस्ट्रीब्यूशन होनी थी उसने लिवर के पास जाना था, तो उसने ब्लड वेसल से निकल के बाहर निकल जाना था, ब्लड वेसल से बाहर निकल जाना था। एल्ब्यूमिन इसको ब्लड वेसल से बाहर निकलने देगी। मुझे बताएं एल्ब्यूमिन इसको ब्लड वेसल में से बाहर निकलने देगी ड्रग को। वो कहेगी ड्रग इज माई न्यू फ्रेंड, मैंने तो ड्रग को अपने पास रखना है, मैं क्यों दूं किसी ऑर्गन को। यस वेरी गुड, क्योंकि एल्ब्यूमिन ब्लड वेसल के अंदर रहता है, ये बाहर नहीं निकलता। इसने कहना है मैंने अपने पास रखना है ड्रग को, तो ड्रग ब्लड वेसल्स के अंदर फिरती रहेगी, ऑर्गन्स के पास नहीं जाएगी, तो डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज होगी। अब मुझे बताएं एक ड्रग अगर ब्लड वेसल के अंदर फिर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन इसकी स्लो है, ज्यादा नहीं जा रही, अब इसकी हाफ लाइफ को क्या होगा, हाफ लाइफ इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी एल्ब्यूमिन बाइंडिंग की वजह से। हाफ लाइफ ऑफ ड्रग को क्या होगा। वेरी गुड, हाफ लाइफ इंक्रीज हो जाएगी। हाफ लाइफ इंक्रीज होगी, ड्रग जब यूटिलाइज होगी तब भी वो खत्म होगी ना। तो एक ड्रग है उसको तो एल्ब्यूमिन ने अपने साथ रखा हुआ है, वो किसी को इस्तेमाल ही नहीं करने दे रहा, वो अपने पास रख रहा है और वो ब्लड में घूमी फिरी जा रही है। वो दोनों घूमी फिरी जा रहे हैं, ब्लड के अंदर ही है, तो हाफ लाइफ इंक्रीज होगी उसकी। वो ड्रग ज्यादा देर बॉडी के अंदर रहेगी, क्योंकि किसी ऑर्गन के पास तो वो जा ही नहीं रही, वो तो ब्लड में घूम रही है सड़कों पे। इट मेक सेंस और नॉट।
कि व्हाई हाफ लाइफ इज इंक्रीज्ड, तो ये एमसीक्यूज बन सकता है। अल्ब्यूमिन के साथ जो ड्रग्स बाइंड करेगी वो हाफ लाइफ इंक्रीज कर देंगे उनकी। मुझे बताएं अभी तक कोई टॉपिक पढ़ा हो जो आपको लगा हो कि यार ये मुश्किल है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा। चलिए अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन को। ऑटोनॉमिक वाला कल मैंने करवा दिया था आप लोग। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, ये मैंने बता दिया इसका फंक्शन। टिश्यू परमेबिलिटी, जितना ज्यादा टिश्यू परमेबल होगा उतनी ऑब्जॉर्प्शन को क्या होगा, एक टिश्यू की परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है तो टिश्यू परमेबिलिटी ज्यादा है, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी, वो खुली है जगह, वहां पे ज्यादा लोग जाएंगे, ओपन एरिया, ब्लड फ्लो ज्यादा, ज्यादा लिपिड सॉल्युबिलिटी ज्यादा ज्यादा। ओके, बाइंडिंग टू टिश्यू एंड ऑर्गन, ऑर्गन की फिनिटी ज्यादा, ऑर्गन ड्रग को खींच रहा है अपनी तरफ, मेरे पास आओ, तो ज्यादा ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी क्योंकि ऑर्गन उसको खुद खींच के अपने पास लाएगा। फिर पीएच पे डिपेंड करती है। पीएच पे बस इतना आप लोग याद रख लेना, जिसकी लाइन है बस इतना याद रख लेना, वरना पीएच का ना कॉन्सेप्ट थोड़ा बड़ा है, वो आप लोग के इतना अभी आना नहीं है। ओके, क्योंकि उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ड्रग की नेचर क्या है, एसिडिक है, नॉन एसिडिक है, बेसिक है, कौन सी ड्रग है। ओके, जो वीक एसिड होगे वो बेसिक की तरफ जाएगी, बस ये याद रखना, जो बेसिक एरिया है उसकी तरफ जाएगी जो वीक एसिडिक ड्रग होती है। ओके, और वाइस वर्सा। अब आता है ड्रग मेटाबॉलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट। ड्रग मेटाबॉलिज्म में तीन चीजें हैं, जो मैंने नया पीडीएफ आपको सेंड किया था ना, उसके अंदर आप लोगों ने देख लेना है, मैं वही वाला आप लोगों को इधर दिखा देता हूँ, इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया था, उसके जो जो चीजें आपको पता होनी चाहिए। हाँ जी, ड्रग को मेटाबोलाइज, अब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, सही हो गया, पहले अब्जॉर्ब हुई ड्रग, फिर बॉडी में डिस्ट्रीब्यूशन, अब बारी आई ड्रग को तोड़ने की, अब मेटाबोलाइज करने की बारी आ गई। मेटाबोलाइज डिफरेंट फेजेस में हो सकते हैं, एक होता है फेज वन, एक होता है फेज टू रिएक्शन। फेज वन रिएक्शन कौन से होते हैं, फेज वन रिएक्शन में आप लोग अगर पढ़ते हो तो फेज वन मेटाबॉलिज्म ये है, इसमें डिफरेंट चीजों को उसके साथ लगा दिया जाता है और उसको मेटाबोलाइज किया जाता है, जैसे एक तरह से बायो ट्रांसफॉर्मेशन ही होती है, ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं। अब मुझे बताएं कि एक चीज ये है, इसके ऊपर आगे ना किसी लेट्स सपोज COOH को लगा दिया, तो इसके फंक्शन को बंद किया जा सकता है ऐसे। एक ड्रग का कोई स्ट्रक्चर था, उसके ऊपर किसी और चीज को आके लगा दिया है, उस ड्रग को मफलूज कर दोगे। तो मेटाबॉलिज्म में यही होता है, डिफरेंट चीजें लगा देते हैं ड्रग के साथ, जब वो डिफरेंट चीजें ड्रग के साथ लगती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या डिफरेंट आपके पास चीजें लग जाती है ना, तो ड्रग के फंक्शन को बंद कर देती है। ओके, जैसे कोई रिएक्टर हो, न्यूक्लियर रिएक्टर हो, आप उसके जाके कोई ऐसी चीज लगा दो जो उसका फंक्शन को रोक दे, दैट विल बंद द न्यूक्लियर रिएक्टर। फेज वन में कौन कौन से टाइप आते हैं, ये एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ये तीन आपने याद रखनी है। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडॉक्स रिएक्शन हो सकता है इसके अंदर जो फेज वन है, या हाइड्रोलिसिस हो सकती है, दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन। जब फेज टू होता है, फेज वन ये हो गया, फेज टू के अंदर क्या होता है, फेज टू के अंदर कॉन्जुगेशन हो रही होती है, कॉन्जुगेट करते हैं, आगे कोई चीज और जुड़ जाती है। ओके, फर्दर कॉन्जुगेशन की एग्जांपल में ये चीज आती है, ग्लूकोरोनिडेशन, सल्फेशन, मिथाइलेशन, एसिटाइलेशन, आप लोग ने बस इनके नेम याद कर लेने, ये फेज टू मेटाबॉलिज्म होगा। बस आप लोग को लेवल पे इतना ही आपको पता होना चाहिए। फेज वन के सिर्फ ये तीन है, रिडॉक्स याद रखो और हाइड्रोलिसिस याद रखो, इसके अलावा साइक्लाइजेशन और डीसाइक्लाइजेशन भी होती है, बट वो अभी आप लोग के लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इंडक्शन और इनहिबिशन, मुझे बताएं किसी ड्रग को चेंज करना है तो बॉडी का कोई एंजाइम उस पर काम करेगा तभी चेंज करेगा, कि वैसी चेंज हो जाएगी ड्रग, कि वो फिर रही थी एकदम चेंज होगी, किसी को उसको चेंज करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा।
तो बेसिकली एंजाइम एक्ट कर रहा होता है। जो एंजाइम्स होते हैं ना, उसमें आप पढ़ते हो इंड्यूसर और इनहिबिटर। एंजाइम के, लेट्स सपोज कोई चीज है, कोई ड्रग है, एंजाइम के एक्शन को इंक्रीज कर रही है। कोई ड्रग है, वो एंजाइम के रिएक्शन को इंक्रीज कर रही है। ये मैंने एक टेबल हल्का सा बना दिया था। एंजाइम इंड्यूसर, कुछ ड्रग्स होती हैं वो ना कुछ एंजाइम के एक्शन को तेज कर देती है। एंजाइम एक्शन इंक्रीजेज। जब एंजाइम के एक्शन इंक्रीज हो जाते हैं ना, तो एज अ रिजल्ट क्या करता है, एंजाइम अपना ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करेगा। जब एंजाइम ज्यादा फंक्शन परफॉर्म करेगा, वो ज्यादा ड्रग को मेटाबोलाइज करेगा। जब ज्यादा ड्रग मेटाबोलाइज होगी तो ज्यादा एलिमिनेट होगी, और जितनी ज्यादा जल्दी एलिमिनेट होगी ड्रग, उतनी कम हाफ लाइफ होगी, क्योंकि वो जल्दी ड्रग बॉडी से निकल जाएगी। एंजाइम इंड्यूसर का कॉन्सेप्ट समझ आया? कुछ ड्रग्स होती हैं जो एंजाइम को तेज कर देती है, और वो जब ड्रग तेज हो जाती है तो ड्रग ज्यादा तेजी से एंजाइम मेटाबोलाइज करता है। जब एंजाइम ज्यादा तेजी से मेटाबोलाइज करता है, ज्यादा जल्दी एलिमिनेट होती है। और जब ज्यादा जल्दी से एलिमिनेशन होती है, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी द डिक्रीज इन द हाफ लाइफ। अच्छा बच्चे, फेज टू में ही है। फेज टू के अंदर ना, ड्रग को किसी मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल में से अगर किसी चीज के साथ ड्रग को ना जोड़ दिया जाए तो कॉन्जुगेट हो जाता है। ग्लूकोरोनिडेशन हो सकती है, सल्फेशन होती है, सल्फेट आके जोड़ दो इसके साथ, मिथाइलेशन कर दो इसकी, एसिटाइलेशन कर दो इसकी, तो ये फेज टू के रिएक्शन है। फेज वन के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन और हाइड्रोलिसिस मेनली है। ओके। फेज वन का एंजाइम होता है साइटोक्राइम क्रोम P450। जो साइटोक्रोम P450 होता है ना, वो रिडॉक्स रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ओके, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है फेज वन में। और जो फेज टू है, अब क्या करता है फेज वन के अंदर, फेज वन में ना साइटोक्रोम P450 काम करता है, रिडॉक्स रिएक्शन करता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे एक्ट करेगा, इसको चेंज कर देगा, NH2 पे एक्ट करेगा, चेंज कर देगा, कार्बोक्सिल पे एक्ट करेगा, चेंज कर देगा। फेज टू में फिर क्या हो रहा है, फेज टू में कोई और मॉलिक्यूल साथ जोड़ देगा उसके, उसको किसी और की जिम्मेदारी दे देगा। तो ये फेज टू है। यानी सिर्फ फेज वन के बाद भी कोई ड्रग एलिमिनेट हो सकती है, यानी सिर्फ रिडॉक्स हो और एलिमिनेट हो जाए। तो डिपेंड करता है, हर ड्रग का वेरिएबल होता है। किसी में फेज वन टू दोनों होते हैं, किसी में सिर्फ फेज टू होता है। राइट। अब आ गई बस ड्रग एक्सक्रीशन की बारी, फिर आपको ये सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर, बाकी कल मैं करवा चुका हूँ। ड्रग एक्सक्रीशन, एक्सक्रीट कहाँ से हो सकती है ड्रग? सोचो, खुद सोचो, बड़ी इजीली आप सोच सकते हो। कहाँ कहाँ से बॉडी से ड्रग निकल सकती है बाहर? यूरिन में, वेरी गुड, यूरिन से निकल सकती है ड्रग। ओके। तो यूरिन में ड्रग निकलेगी तो उसको क्या आप कहते हो? रीनल एक्सक्रीशन। तो बहुत सी ड्रग है जो यूरिन के थ्रू निकलती है, रीनल एक्सक्रीशन होगी। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रूट, सिग्निफिकेंट रूट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन है। अब मुझे बताओ, किसी बंदे की किडनी खराब है, सारी ड्रग जल्दी निकल पाएगी कि लेट निकलेगी बॉडी से? किसी बंदे की किडनी खराब हो गई है, ड्रग लेट निकलेगी, तो आप उसको कम ड्रग दोगे या ज्यादा ड्रग दोगे? वही वाली, आप उसको कम ड्रग दोगे, ताकि, क्योंकि आपको पता है उसने बॉडी में ज्यादा देर रहना है, उसका स्टे बॉडी के अंदर ज्यादा देर है, वो लेट निकलेगी बॉडी से। दिस मेक सेंस और नॉट? आप लोगों ने सुना हुआ डोज एडजस्टमेंट करते हैं किसी ड्रग की? आप लोगों ने सुना होगा कि यार इसका लिवर खराब है, इसकी किडनी खराब है, इसकी डोज एडजस्ट कर दो इसके हिसाब से। वो इसलिए एडजस्ट करते हैं, किसी का लिवर खराब है या किडनी खराब है तो उसकी डोजेस को वेरी किया जाता है, कम किया जाता है या ज्यादा किया जाता है, डिपेंड करता है कि किस तरह से वेरी करना है, वो ड्रग्स पे डिपेंड होता है कौन सी ड्रग है। हेपेटिक एक्सक्रीशन, लिवर एक्सक्रीट कर सकता है, कैसे कर सकता है? मेटाबोलाइज करके, मेटाबॉलिज्म उसका कर देगा, उसको बाइल में भेज देगा, बाइल के थ्रू, थ्रू योर फीसेस निकल जाएगी। फिर आ जाती है पल्मोनरी एक्सक्रीशन। वोलाटाइल जो ड्रग्स होती हैं, वो क्या होगा, जो इनहेलेशन वाली ड्रग्स होती हैं, वो पल्मोनरी रूट से निकलेगी। बाकी स्वेट के थ्रू निकल सकती हैं,
कुछ ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है जहाँ से निकल सकते हैं। सो बच्चों ऑलमोस्ट मैंने आपको ये करवा जाते हुए एरिथ्रोपोइटिन वाला है, ये आप लोग के जो इंक्लूडेड है। एरिथ्रोपोइटिन का इंपॉर्टेंट बात होता है, एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस कहाँ से होता है? आपकी बॉडी एरिथ्रोपोइटिन कहाँ प्रोड्यूस करती है? वेरी गुड, किडनी में। तो एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन कब कम हो जाएगी? किस डिजीज में एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी? वेरी गुड, रीनल डिजीज में, जब किडनी काम नहीं कर रही, ऐसे ही है। तो जो किडनी के पेशेंट होते हैं ना, जिनको क्रोनिकली किडनी का मसला होता है, तो एरिथ्रोपोइटिन के उनको टीके लगाए जाते हैं। एरिथ्रोपोइटिन आपको बाहर से देना होता है। तो एनीमिया एसोसिएटेड विद द क्रोनिक किडनी डिजीज, ओके, या कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड एनीमिया भी हो सकता है, क्योंकि उसमें भी जो कैंसर है ना, उसमें तो कुछ भी हो सकता है। तो कैंसर तो एक ऐसी चीज है, लेकिन जो स्पेसिफिकली इसका आपको क्वेश्चन आएगा वो आएगा एनीमिया एसोसिएटेड विद क्रोनिक डिजीज, उसमें आप एरिथ्रोपोइटिन देते हो। इट मेक सेंस और नॉट? और इसका साइड इफेक्ट क्या हो सकता है? एरिथ्रोपोइटिन क्या कर रही है? ब्लड ज्यादा बना रही है। तो ज्यादा ब्लड बन जाए, कंसंट्रेटेड हो जाए, क्या नुकसान हो सकता है? एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। फेलियर से पहले सोचिए, ब्लड ज्यादा कंसंट्रेटेड हो गया है, वो कंसंट्रेटेड हो रहा है, क्लोटिंग हो सकती है, थ्रोम्बस बन सकता है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म। थ्रोम्बस बन गया, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हुआ, एम्बुलस हार्ट में जाके हार्ट अटैक करवा सकता है, ब्रेन में जाके ब्रेन स्ट्रोक करवा सकता है, इंटेस्टाइन में जाके मिजेंटेरिक इस्कीमिया करवा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। बाकी भी आप लोग पढ़ सकते हो, ये ग्रैनुलोसाइट कॉलोनी फैक्टर्स, ये न्यूट्रोपीनिया होता है, आपको पता है ग्रैनुलोसाइट, ये न्यूट्रोपीनिया में यूज हो जाते हैं। मैक्रोफेज वाले भी न्यूट्रोपीनिया, जो कीमोथेरेपी है या बोन ट्रांसप्लांट है उसमें होता है। थ्रोम्बोपोइटिन का भी यूज होता है, थ्रोम्बोपोइटिन बनाता है प्लेटलेट, ये यूज होता है थ्रोम्बोसाइटोपिनिक प्रोग्राम। ओके, तो ये आपके हो गए लेक्चर फार्मा पे। बाकी आई होप कुछ बच्चों को बुक रिसीव भी होगी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह गेटिंग द गुड रिस्पॉन्स एज वेल। सो जो एमसीक्यूज के लिए अगेन आप लोग पूछते हैं, इसमें एमसीक्यूज एससीक्यूज दोनों है, सिर्फ एमसीक्यूज नहीं है। मुझसे पूछते हैं लेदर लेदर, नो इट्स अ वन बुक, इसके अंदर एमसीक्यूज एससीक्यूज दोनों है। सो ये आप लोग जो ऑर्डर का मुझसे पूछ रहे थे, ये वाले नंबर पे कर सकते हैं, यानी जो मेरा नंबर है इसी पे आप लोग डायरेक्ट प्लेस कर सकते हैं, आई विल फॉरवर्ड। सो अच्छा, रीबा आपको बुक आज रिसीव हो गया, सो हाउ वाज द बुक, आपने अगर देखी हो? क्योंकि जिन लोगों को ही है, कुछ को अलम people can give your reviews and genuine reviews। क्योंकि बच्चों मैं बताता हूँ एक ना रीजन, बस एक छोटे सी इंपॉर्टेंट है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ आज। आई एम फ्रॉम अलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज ऑफ द बैच 22, और यानी खत्म हो गया एमबीबीएस अल्हम्दुलिल्लाह, and I am teaching and I am guiding students from the last 4 years. I am distinction holder of physiology, pharmacology, special pathology, ENT। सही हो गया, पोजीशन इन द 4th ईयर एज वेल। और मेरे हमेशा एमसीक्यूज में 90% प्लस आते थे। जो सबसे बड़ी गलती मेडिकल में बच्चे करते हैं ना, एंड आई यूज टू स्टडी नॉट वेरी मच, पढ़ता था बट बहुत ज्यादा नहीं, जितना आप लोग समझते होंगे। बट मेरे आप लोग अभी भी समझाने के अंदाज से भी देख रहे होगे, कॉन्सेप्ट्स के अंदाज से भी देख रहे होगे। मैं आप लोग को सिर्फ नहीं पढ़ा रहा, अभी शाम को मेरा फाइनल ईयर का मैंने लेक्चर देना है। मैं 3rd ईयर के मेरे बच्चे सब्सक्रिप्शन लेते हैं ऑफ द फार्माकोलॉजी, ऑल दोस थिंग्स आर पेड, बट स्टिल स्टूडेंट्स आर टेकिंग, व्हाई? और स्पेशल पैथोलॉजी मैंने पढ़ाई है, दोज ऑल दोज सब्जेक्ट विच आर माइटी वंस, मैं उन्हीं सब्जेक्ट को हार्ड डालता हूँ जो माइटी है। अदरवाइज आई डोंट लाइक, मैं सिंपल सब्जेक्ट्स पे जाऊँ जल्दी। अब उसकी रीजन क्या थी? मेरे एमसीक्यू ज्यादा सही होते थे हमेशा से, कि मैं कभी इररेलेवेंट एमसीक्यूज नहीं प्रैक्टिस करता था, मैं क्वांटिटी पे कभी नहीं गया। बच्चों मुझे बताएं, किस बुक में 10,000 एमसीक्यूज है या 5,000 एमसीक्यूज है, लेट्स सपोज 6,000 एमसीक्यूज है, 3,000 एमसीक्यूज है। 5,000 एमसीक्यूज अगर अच्छा है ना, या 3,000 एमसीक्यूज है, लेट्स सपोज 3,000 एमसीक्यूज है किसी बुक,
उसकी एक्सप्लेनेशन है 5 मिनट से मल्टीप्लाई कर दो, एक एमसीक्यू करने पे आपको 5 मिनट लगे, लेट्स सपोज। अब अगर 5 मिनट आपको एक एमसीक्यूज करने पे लग रहे हैं तो मुझे बताएं आपके टोटल कितने मिनट लग रहे हैं? 15,000 मिनट। 15,000 मिनट्स को आवर्स में डिवाइड करो, 15,000 मिनट्स को आवर में डिवाइड करोगे 250 आवर्स, 250 आवर्स को डेज पे डिवाइड करो तो 10 कंप्लीट डेज, कंप्लीट यानी आप 24 आवर्स पढ़ो, 10 कंप्लीट डेज, यानी अगर दिन में 12 घंटे भी एमसीक्यूज पढ़ते हो ना तो 20 दिन आप एमसीक्यूज करते रहोगे। पॉसिबल है आप लोग के लिए? इतने एमसीक्यूज करो। लेकिन अगर आप किसी भी जगह के प्रैक्टिस करो, डेली के 15-20 एमसीक्यूज, 20 एमसीक्यूज डेली का कर लो, सिर्फ 20 एमसीक्यूज डेली के, 10-15-20 एमसीक्यूज किया करो, क्योंकि आप लोग ना ब्लॉक की वेटेज बहुत ज्यादा होगी एमसीक्यूज की। अगर मेरे जमाने में होती तो आई वुड रियली लव इट, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बायोकेमिस्ट्री में आई स्टिल रिमेंबर 45 में से 44 सही थे, फार्मा में 65 में से 62 सही थे, पैथो में 65 में से 60 प्लस सही थे, पीडियाट्रिक्स में 40 में से 36 प्लस सही थे, a lot of examples, फिजियोलॉजी में दोनों साल 40 प्लस सही थे, 45 में से हमारे इतने होते थे। अब 70% जब वो, तो ये बहुत बड़ा है, यानी उसके अंदर आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। आप लोगों को मैं ये टिप दे रहा हूँ एमसीक्यूज की, एमसीक्यूज में आप लोग बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। पढ़ना कैसे है, अब इसको गौर से सुनना है। एमसीक्यूज सिर्फ प्रैक्टिस नहीं होती, एमसीक्यूज इज नॉट प्रैक्टिस ओनली, एमसीक्यूज इज ऑल अबाउट आपने बुक कितनी अच्छी पढ़ी और कितनी स्मार्टली पढ़ी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपने अच्छे से करना होता है। अब आपको पता कैसे लगेगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? आप लोग को यूएचएस ने सिलेबस दिया है, एक तो उधर से आपको पता लगेगा। दूसरा, जैसे ये एससीक्यू की बुक है ना, इसमें एससीक्यूज आप लोग जब पढ़ोगे, इसमें एससीक्यूज एमसीक्यूज है, उधर से आपको थोड़ा सा आइडिया होगा। और आप सोचो कि इसका मुझे क्लिनिकल लाइफ में फायदा क्या है। आप लोग के 5 साल पढ़े, आप लोग ने 5 साल पढ़ने, आप लोग को एडवाइस दूंगा, आपको 5 साल काम आनी है। सोचो कि क्लिनिकल यूज इसका मुझे फायदा क्या है। आज आपको मैंने ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम और एपीटीटी पढ़ाया शुरू में। अब मुझे बताएं कि सिर्फ इतने से आपको क्लिनिकल फायदा होगा कि नहीं होगा? अगर आपको पता होगा ब्लीडिंग टाइम क्या होता है, क्लोटिंग टाइम क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम क्या होता है, इसका यानी लाइफ में फायदा है। इसका फायदा है ना। अब यानी ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये फर्स्ट ईयर में आप पढ़ रहे हो, इसका आपको, अब आप सोचोगे, आपको लगेगा हाँ यार इसका तो फायदा है। आप फाइनल ईयर में आना, जब फाइनल ईयर में आओगे ना आप इसका फायदा देखोगे, हाउस जो में जाओगे आप इसका फायदा देखोगे। आपको हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट्स मिलेंगे जो डेंगू के साथ आएंगे, हंड्रेड्स ऑफ पेशेंट मिलेंगे जो आपको किसी ब्लड डिसऑर्डर के साथ आएंगे। बच्चों में आप बहुत बच्चे देखोगे जिनको इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पड़ा हुआ होगा, और आप इन ब्लड रिपोर्ट की बेसिस पर उनका डायग्नोसिस बनाओगे। पढ़ा आपने कहा है फर्स्ट ईयर में, आपको अभी फिजियोलॉजी इसकी आ रही है। अब मुझे बताएं, यहाँ आप फर्स्ट ईयर में फिजियोलॉजी में शॉर्टकट मारने लग जाओ तो आपको कुछ समझ आएगा? अभी फिजियोलॉजी में शॉर्ट बुक्स पढ़ के आप पास हो जाओगे? पास होना इज नॉट अ बिग डील। आप लोग सारे बड़े अच्छे माइंड वाले हो, आप लोग क्या समझते हो, आप लोग कोई बहुत नल्ले थे या छूत थे, या आप लोग का एडमिशन हो गया मेडिकल में? नो, यू पीपल हैव ग्रेट माइंड्स। या आप लोग की तौहीन है अगर आपको शॉर्ट बुक्स पे लगाया जाए, या आप लोग की वाकई तौहीन है, क्योंकि आप लोग पास होना तो आपका मकसद ही नहीं है। पास तो आप लोग वैसे ही हो जाओगे, एमबीबीएस में आगे डॉक्टर तो आप लोग ने बन नहीं जाना। इसमें तो मसला है ही नहीं कि आप, ये दूसरी राय नहीं है। बहुत कोई खुदा ना खासा बड़े खराब सर्कमस्टांसेस हो गए, आप नहीं बनोगे। टीचर्स को इंसल्ट करने दो, उनका ये काम है, दे आर नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू। सही हो गया, एवरीवन इज नॉट गोइंग टू मोटिवेट यू, यू आर द वन हु हैव टू मोटिवेट योरसेल्फ, एंड यू विल हैव टू फाइंड दोस पर्सन हु विल मोटिवेट यू। ग्रुप में 3 सालों से यही चल रहा है, पहले ट्रेंड होता था शॉर्ट बुक्स का, आई एंड दिस ट्रेंड गाइड कर करके कि अच्छी बुक पे। इस टाइम थर्ड ईयर का रिजल्ट आया, उनको मैंने गाइडलाइन देना स्टार्ट की थी। जब थर्ड ईयर के रिजल्ट में देखे 800 डिस्टिंक्शंस इन पैथोलॉजी, 400 150 डिस्टिंक्शंस इन फार्माकोलॉजी, 150 इन फोरेंसिक, इतनी ज्यादा डिस्टिंक्शंस है। व्हाई? बिकॉज स्टूडेंट्स में ट्रेंड आ गया, स्टूडेंट्स को पता लग गया कि अच्छी बुक पढ़ो, साथ शॉर्टकट्स भी पढ़ो, लेकिन अच्छी बुक को अच्छे से यूटिलाइज करो, स्मार्टली यूटिलाइज करो, टाइम को बचाओ। ये आप लोगों ने करना है। आप लोगों का सिलेबस ज्यादा होता है तो स्मार्ट स्टडी इज इंपॉर्टेंट, अच्छी बुक इज इंपॉर्टेंट। फिजियोलॉजी में कभी भी शॉर्टकट ना लेना, फिजियोलॉजी में गाइडलाइन पढ़ना।
उसकी रीजन मैं बताता हूँ। आप लोग की फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर में काम आई, सेकंड ईयर में पढ़ोगे फिजियोलॉजी, थर्ड ईयर में फार्माकोलॉजी फिजियोलॉजी पे डिपेंड करती है, फोर्थ ईयर में स्पेशल पैथोलॉजी फिजियोलॉजी पे डिपेंड करती है, फाइनल ईयर में मेडिसन, अभी मैं मेडिसन टीच कर रहा हूँ, तो बच्चों जिनको फिजियोलॉजी अच्छी नहीं आती, उनको नहीं समझ आती बहुत बातें समटाइम, फिर मुझे उनको फिजियोलॉजी रिवाइज करवानी पड़ती है। फिजियोलॉजी पे डिपेंड कर रहा होता है आप लोग की फाइनल ईयर की पूरी मेडिसिन, आपकी पूरी पीडियाट्रिक्स, यानी 700 मार्क्स, 50% ऑफ योर फाइनल ईयर इज बेस्ड ऑन गाइटन। गाइटन बहुत अच्छी बुक है, आप लोग को लग रहा होगा डिटेल्स इतनी नहीं है, गाइटन का कॉन्सेप्ट कभी भूलेगा नहीं, गाइटन का कॉन्सेप्ट से लो, डिटेल्स आप लोग की एड ऑन होगी, उसके लिए आप बाकी बुक्स जैसे जेपी है, इस तरह से आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ फिजियो अच्छी पढ़ना, फिजियो रट्टा ना मारना, बाकी सब्जेक्ट्स में जो करना कर लेना। फिर अगर आपको एक सब्जेक्ट कोई मैं कहूँ ना अच्छा पढ़ना है, वो आपने फिजियो पढ़नी है, बाकी डंडी मार सकते हो। ओके, तो ये हो गया। अब एमसीक्यूज में क्या चीज होता था, एमसीक्यूज में जो चीज होती है ना इंपॉर्टेंट, आपका एक तो मैंने बताया कि कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए। तो आप लोग को अगर लगता है ना कि आपके 70% एमसीक्यूज है तो आप विदाउट अच्छे कॉन्सेप्ट एमसीक्यू सॉल्व कर लोगे, नो। आप लोग 10,000 एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर जाओगे, उतना फायदा नहीं देंगे जितना अगर आपकी अच्छी बुक पढ़ के आपने अच्छे एमसीक्यूज प्रैक्टिस किए। एमसीक्यूज बेशक 20 प्रैक्टिस करो, 30 प्रैक्टिस करो, विद एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिस करो, और अच्छे प्रैक्टिस करो, समझो, सोचो, एमसीक्यूज पे पॉन्डर करो, क्या ये क्यों, ऐसा क्यों है, इस एमसीक्यूज का मुझे क्या फायदा है, ये मैं एमसीक्यूज पढ़ रहा हूँ, व्हाट इज द एडवांटेज। फिर एक्सेप्शन वाले एमसीक्यूज जो होते हैं ना, अगर वो कोई चीज पूछे एक्सेप्ट, तो मुझे बताएं उसके ए बी सी डी में से कितने ऑप्शन सही होंगे। एक्सेप्ट वाले जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें ए बी सी डी में से कितने ऑप्शन सही होंगे, 3 ऑप्शन सही होंगे। आपने एक्सेप्ट बात बतानी है ना, आपने उसकी गलत बात पिक करनी है, यानी 3 बातें उसकी सही है उस एमसीक्यूज में, एक बात गलत है जो आपने पिक करनी है। अब आप एमसीक्यूज को इस तरह से पढ़ो, आप उस 3 बातों को गौर से पढ़ो जो सही थी, आपके 3 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ऐसा होगा कि नहीं होगा? आप उस एमसीक्यूज में उन 3 बातों को गौर से देखो कि जो सही थी, आपको पता लगेगा ये 3 पॉइंट इस चीज के रिलेटेड है, 3 पॉइंट आपके ऐड हो गए आपके नॉलेज में। इस तरह से आपका नॉलेज एनहेंस होता है। एमसीक्यूज को इस तरह से पढ़ना, इस तरह से जब 5 साल पढ़ोगे ना, कहीं से भी पढ़ो, जहां से भी पढ़ो, बस इस तरह से पढ़ो। ओके, ये जब करोगे आपका, आप खुद देखोगे, फिर सोचो, अब मैं सोचो बैठ के कि अच्छा मुझे इसका फायदा क्या होगा। सही होगा, फार्मा में जैसे मैंने आपको चीज बताता हूँ, मैं आपको उसका फायदा बताता हूँ कि आप लोग को याद रहे। अब एरिथ्रोपोइटिन दे रहे हो, अब सोचो मैं क्यों दूंगा, क्या क्या फायदा है मुझे। सोचो एरिथ्रोपोइटिन बनता कहाँ था, एरिथ्रोपोइटिन कहाँ बनता था, किडनी में। आप सोचोगे अच्छा किडनी का कोई मसला है, एरिथ्रोपोइटिन का कोई मसला है, वहां पे मैं दे दूंगा। मेक सेंस और नॉट? इस तरह से आप सोचोगे फिर उसको। अपने आप हीमोफीलिया का पेशेंट आ गया, आप बैठ के सोचो, अच्छा इसका ब्लीडिंग टाइम तो नॉर्मल है, चलो ब्लीडिंग टाइम नॉर्मल है तो ये चीजें हो सकती है, पीटी नॉर्मल है, अच्छा ये रूल आउट होगा। इस तरह से रूल आउट करो चीजों को, इस तरह से सोचो। ये तब होगा जब आपका बेसिक नॉलेज हो, और बेसिक नॉलेज गुड बुक से आएगा, वो फिजियोलॉजी गाइटन है, बायोकेमिस्ट्री के लिपिन है, और एनाटॉमी की अभी आप लोग केएलएम और बीडी पढ़ोगे तो वो सही है। बट फिजियो को मैं आप लोगों को कहूंगा गाइटन ना छोड़ना, मैं गाइटन का बहुत ज्यादा आप लोग को समझाता हूँ। खास ब्लड इतना अच्छा नहीं गाइटन में लिखा हुआ, नो डाउट नॉर्मल है, वो उसके लिए आप जेपी वगैरह यूज कर सकते हो ब्लड के लिए। जो रेस्पिरेशन आप पढ़ोगे, सर्कुलेशन पढ़ोगे, हार्ट पढ़ोगे, दे आर वेरी गुड, दे आर रियली गुड। रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन का तो हमारे यूट्यूब पे लेक्चर भी पड़े हुए हैं मेरे, आप लोग वो भी जाकर सुन सकते हो जब रेस्पिरेशन और सीवीएस आएगा। अच्छा, जो बुक की प्राइस पूछ रहे हैं मुझसे, 720 विथ फ्री डिलीवरी है, 720 रुपीज है, डिलीवरी चार्जेस इसी के अंदर इंक्लूडेड है, ऑल ओवर द पाकिस्तान। और टीचर्स कुछ इस साल कह रहे होंगे कि मॉड्यूलर वालों को के पिछले बच्चों की बातें ना सुनो, बहुत लोग कॉलेज में, जैसे मुझे लामा इकबाल से पता ही लग रहा था। बच्चे याद रखना, कोर्स सेम रहता है, टीचर ने आपको बताना है बहुत मुश्किल, हर चीज सबसे मुश्किल, जो जितनी मुश्किल हो सकती है बता देंगे, इतने आप लोग के माइंड नहीं हो, पीजी वाली चीजें बताते हैं आप लोग को। आप लोगों ने वो चीज पीजी वाले लेवल पे आके आपको करने की जरूरत नहीं है। ओके,
तो आप लोगों ने अपने लेवल की करनी है। आपके लेवल की बुक्स ये हैं अच्छी, जो गाइटन अच्छी है आप लोग के लेवल की, लिपनकॉट इज अ गुड बुक, आप लोग बीडी फॉर एनाटमी इज अ वेरी गुड बुक, सही है, आप लोग को जितना रिक्वायर्ड है अच्छा करवा देती है। केएलएम अच्छी है, फर्स्ट ईयर में थोड़ी वैसे केएलएम बेहतर है, आपको ज़्यादा अगर अच्छे से समझना, आपको आगे सर्जरी का शौक है तो केएलएम पढ़ लेना बेशक। और एम्ब्रियो की केएलएम इज गुड। फर्स्ट ईयर में एम्ब्रियो की कोई शॉर्ट बुक में ना जाना, सेकंड ईयर में कुछ जा सकते हो, फर्स्ट ईयर वाले में ना जाना। केएलएम पे जो केएलएम के अलावा सिस्टम्स है ना, जो सिस्टम्स हैं, जो जनरल एम्ब्रियोलॉजी है वो केएलएम की ही अच्छी है, जो जनरल एम्ब्रियोलॉजी है। स्पेशल एम्ब्रियोलॉजी के कुछ टॉपिक्स है ना, उसमें आप डंडी मार सकते हो, उसके अंदर आप ये शॉर्ट बुक में से कुछ ना कुछ चीजें पढ़ सकते हो, सिर्फ पढ़ सकते हो मैं कह रहा हूँ, वो रिवाइज के लिए, लेकिन मेजर कॉन्सेप्ट आपको केएलएम से आना। ओके, चलिए, आई विल वेट फॉर द रिव्यूज, मैं ग्रुप में ऑन करूंगा, आप लोग ने जरूर लेक्चर के बारे में रिव्यूज देने, अगर किसी के पास बुक आ गया तो वो बुक के बारे में भी दे सकता है, लाजमी रिव्यूज दें। उसकी रीज़न ये होती है कि आप लोग अगर रिव्यूज देंगे तो बाकी बच्चे एटलीस्ट सुन लेंगे ये लेक्चर को, और उनको क्योंकि आइडिया नहीं होता किसी चीज़ का, और फ्री थिंग्स आर ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड, ऑलवेज टेकन फॉर ग्रांटेड। दैट्स वाई माई फाइनल ईयर और ये फोर्थ ईयर थर्ड ईयर मैं उनकी चीज़ें पे ही रखता हूँ, बिकॉज वो स्टूडेंट्स मुझे जानते होते हैं, उनको पता होता है कि फॉर ग्रांटेड नहीं लेना इन चीज़ों को। सो थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह फिर कभी कोई लेक्चर का किसी दिन प्लान हुआ तो आप लोग के साथ मिलेंगे। If you have any query later on, तो we will discuss as well. अल्लाह हाफिज। ये पूरे ब्लॉक 1 की है, मॉड्यूल 2 की नहीं, पूरे ब्लॉक 1 की है। ब्लॉक 1 के एससीक्यूज एमसीक्यू दोनों। यूएचएस रिकमेंडेड लैंगमैन है, पहले नम्स में भी लैंगमैन होती थी, बट केएलएम ज्यादा अच्छी है बच्चे, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं अल्लामा इकबाल से था, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर। ये आप केएलएम कर लें। एम्ब्रियो शौक शौक की बात होती है वैसे, एम्ब्रियो के लेक्चर सुन लेना डॉक्टर नजीब के। चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट अगेन मिलते हैं। अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्लॉक एग्जाम।